इस वीडियो में आप यूपी टेट 2019 में पूछे गए इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए यूपी टेट के संपूर्ण प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जलकुंभी। स्क्रीन पर अभी आप जलकुंभी का इमेज देख पा रहे होंगे। ये सबसे पहले अमेजन में पाया जाता था और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। भारत में सबसे पहले ये बंगाल में लाया गया था क्योंकि इनके जो फूल होते हैं और इनके जो पत्तियों का आकार होता है वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता था। इस वजह से बंगाल में पहली बार इसे लाया गया और देखते देखते ये पूरे तालाब में फैल जाता है। इनकी विशेषता ये होती है कि ये तालाब जो रुका हुआ पानी होता है उसमें तेज़ी से वृद्धि करते हैं और तालाब के जल में जो ऑक्सीजन मिश्रित होता है वह पूरे ऑक्सीजन को ही अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से जैव विविधता ह्रास का भी एक कारण होता है ये जल खरपतवार, जिसे हम लोग जलकुंभी के नाम से जानते हैं। और अनेक जल प्रजातियों को अपनी उपस्थिति के कारण ये नष्ट कर देता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा जल में तो वहाँ पर उपस्थित मछलियाँ भी मर जाएंगी और अन्य जलीय जीव जंतु भी उससे प्रभावित होते हैं। और इन सब के कारण ही इसे बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर जलकुंभी होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। देखिए, यह प्रजनन नहीं कर सकता, ये गलत उत्तर है। दूसरा दिया गया है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, जबकि जो वायरस होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिल करके गठित होते हैं, जो शरीर के अंदर तो जीवित अवस्था में होते हैं लेकिन शरीर के बाहर वह मृत अवस्था में होते हैं। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है कि इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, ये भी उत्तर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि अजैविक होने का प्रमुख लक्षण है वायरस का। तो 122 प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है कौन सा है। देखिए, पादप हार्मोन कुल 5 प्रकार के होते हैं जो ऑप्शंस में दिए गए हैं। उसके अलावा एब्सिक अम्ल भी एक पादप हार्मोन होता है। यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया कि फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इथाइलिन इसका सही उत्तर होगा। बात करें अगर पहले ऑप्शन साइटोकाइनिन की, तो इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना होता है, जो जीर्णता और निलंबन करना, बीज प्रसूतता को तोड़ना इसका प्रमुख कार्य है। जिब्रेलिन की अगर बात की जाए तो इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो बौनी जातियों के पौधे के तनों की लंबाई में वृद्धि करना, बीजों की प्रस्तुति को तोड़ करके उसके अंकुरण में मदद करना, बीज रहित फलों के निर्माण में सहायक से 500 गुना सहायक करना इसका प्रमुख कार्य है। अगर बात करें ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन का प्रमुख कार्य जो होता है वो प्रकाश अनुवर्तन में सहायक, गुरुत्वा अनुवर्तन में सहायक और जड़ निर्माण में सहायक होता है। मतलब कि पौधे के जो जड़ें होते हैं उसका निर्माण करता है और प्रकाश जिधर होगा उधर पेड़ की वृद्धि करे, यह इसका प्रमुख कार्य होता है। और जो चौथा ऑप्शन दिया गया इथाइलिन, इसका प्रमुख कार्य फलों को पकाने में यूज किया जाता है। तो 123वें का ऑप्शन नंबर 4 इथाइलिन सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोस्ट्रीडियम। बात करेंगे अगले प्रश्न की, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बी डीएनए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सन 1853 में भारत की पहली रेल यात्री ट्रेन चली थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बंबई से ठाणे के बीच में। अगला प्रश्न पूछा गया था, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर 2 सोनपुर सही उत्तर है, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। 128वां प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1961, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1961 में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए इस राष्ट्रीय एकता परिषद का निर्माण किया गया था, जो कि 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। 128वें का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। 129वां प्रश्न पूछा गया था, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 14 से 18 सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था किस देश में लचीला संविधान लागू है। ये एक विवादित प्रश्न था, क्योंकि अगर भारत के संविधान की बात की जाती है तो इसे भी लचीला माना जाता है। लचीला का मतलब ये होता है कि जहां पर संविधान में संशोधन किया जा सके। भारत में भी संविधान संशोधन होते हैं, लेकिन आयोग ने जो उत्तर माना वो यूनाइटेड किंगडम को माना था। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। हालांकि अगर इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछा गया रहता कि किस देश में सबसे ज़्यादा लचीला संविधान लागू है, तब जाकर के आपका यूनाइटेड किंगडम उत्तर सही होता, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा लचीला इस वजह से माना जाता है क्योंकि यहाँ पर संविधान में संशोधन करना बहुत ही आसान है। ब्रिटेन का संविधान प्रकृति में लचीला है और उसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है। यहाँ सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया से हो जाता है जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। तो इस वजह से यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो सबसे लचीला माना जाता है। लेकिन प्रश्न में सबसे लचीला की बात नहीं की गई थी, सिर्फ लचीला की बात की गई थी। इस वजह से ये मामला कोर्ट भी गया था। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं किया और आयोग ने जो सही उत्तर माना था उसी को सही उत्तर माना गया और 130 का ऑप्शन नंबर 4 यूनाइटेड किंगडम सही उत्तर होगा। सबसे लचीला संविधान यूनाइटेड किंगडम का ही है। अगला प्रश्न पूछा गया था पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। अधिवास को थोड़ा सा परिभाषित कर देते हैं। देखिए, अधिवास का मतलब ये होता है मनुष्य जहाँ पर रह रहा है वहाँ के जो लोग हैं और जो मकान है, ज़मीन है, ये सब कुछ उस अधिवास में शामिल होता है। कहने का मतलब कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उसे ही अधिवास कहा जाता है। अधिवास को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, पहला ग्रामीण और शहरी अधिवास, और जो पूर्वा अधिवास होता है वो ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आता है। इसमें इस प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है कि यह विभाजन सामान्यतः सामाजिक और जातीय कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। यहाँ पर जो मकान होते हैं वो बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं जिनके बीच बीच में खेत होते हैं। इन मकानों को स्थानीय तौर पर फलिया, पारा, धाना, धानी, नांगलेई आदि कहते हैं। ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। तो पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ये ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। 131 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कौन सी ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन नंबर 4 किलिमंजारो इसका सही उत्तर होगा। किलिमंजारो अपने 3 ज्वालामुखीय शंकु कीबो, मवेंजी और सीरा के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय स्ट्रेटजो ज्वालामुखी है और अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर या फिर 19,000 फीट के आसपास है। तो 132 का ऑप्शन नंबर 4 किलिमंजारो सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 मुंबई तट पर सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 134वां प्रश्न पूछा गया था मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 70 से 200 सेंटीमीटर तक। अगला प्रश्न पूछा गया था कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। ऑप्शन नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पर है। इसका ऑप्शन नंबर 4 पंचायती राज व्यवस्था में सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 35 वर्ष। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 138वां प्रश्न पूछा गया था सूची 1 और सूची 2 का सुमेल करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पूछा गया था भारतीय संघ। भारतीय संघ यानी केंद्र सरकार की बात हो रही है। केंद्र सरकार में आप देख लीजिए कौन सा मंत्री होता है, तो आप पहला ऑप्शन देखेंगे प्रधानमंत्री, वो केंद्र सरकार में होते हैं। बाकी सरपंच गांव में होते हैं, राज्यपाल राज्य में होते हैं, मेयर नगर निगम में होते हैं। तो भारतीय संघ का ऑप्शन ए प्रधानमंत्री सही उत्तर होगा। राज्य में क्या होते हैं? देखिए राज्य में राज्यपाल होते हैं, तो बी का सी हो जाएगा। नगर निगम में मेयर होते हैं, तो सी का डी हो जाएगा। और ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं, तो डी का बी हो जाएगा। यानी कि ए का ए, उसके बाद से बी का सी और सी का डी और डी का बी सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 में ये दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ। अनुच्छेद 356 को पहले समझ लीजिए। यह केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। सबसे पहला जो अनुच्छेद 356 का यानी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वह 1957 में
पंजाब में लगाया गया था, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था। इस वजह से ये भी प्रश्न विवादित था और इसको लेकर भी अभ्यर्थी माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे। हालांकि इन ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, केरल 1959 में, क्योंकि पंजाब के बाद से जो दूसरा बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया वो केरल में 1959 में किया गया था। अब तक कुल 100 से भी ज़्यादा बार इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जा चुका है। 31 जुलाई 1957 को पहली बार पंजाब में इस राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया अनुच्छेद 356 के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया था, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। चुंगी कर वह कर होता है जो स्थानीय क्षेत्र में उपभोग करने या बिक्री के लिए प्रवेश होने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता है। गृह कर तो आप लोग जानते होंगे, हाउस टैक्स, जो कि नगर निगम में आपको जमा करना होता है प्रत्येक वर्ष में। मनोरंजन कर, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी स्थानीय क्षेत्र में मेला वगैरह लग रहे हैं तो वहाँ पर जो ज़मीन दी जाती है उसका जो कर होता है वो भी नगर निगम में जमा किया जाता है। इस वजह से मनोरंजन कर भी नगर निगम द्वारा ही वसूला जाता है। तो 140 का ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा, क्योंकि नगर निगम द्वारा ये सभी कर लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टुंड्रा प्रदेश में। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कंपास। 143वां प्रश्न पूछा गया था, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है जनसंख्या के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? ये भी एक विवादित प्रश्न था जिसमें आयोग ने सिर्फ पहले ऑप्शन को सही माना था। हालांकि बाद में रिवाइज्ड आंसर की में उन्होंने पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन को सही माना। तो जो थारू जनजाति होते हैं वो उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही था। बात करेंगे 145वें प्रश्न की, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ में। 146वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 3 यूप्लेक्टेला सही उत्तर होगा। 147वां प्रश्न पूछा गया था, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, तो ये इसकी इकाई अमीनो अम्ल होती है। 147 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। 148वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर 4 तारककाय सही उत्तर होगा। 148 का ऑप्शन नंबर 4 तारककाय, ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 यकृत ग्रंथि सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 सारस क्रेन सही उत्तर था। दोस्तों यहाँ पर ईवीएस वर्ष 2019 में यूपी टेट में पूछे गए पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन आपने देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही पिछले वर्षों में पूछे गए यूपी टेट के संपूर्ण प्रश्न पत्र का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।